राजस्थान विश्वविद्यालय के बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध विषय के अंतर्गत आज हम विज्ञापन संदेश की विषय वस्तु पर विचार विमर्श करेंगे। विज्ञापन संदेश वह संदेश होता है जिसे एक विज्ञापनकर्ता से उपभोक्ता अथवा लक्षित समूह तक पहुंचाता है। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए अथवा सही ढंग से अर्थ और उद्देश्य को संपन्न करने के लिए विज्ञापन संदेश में कुछ तथ्यों का समावेश होना चाहिए। अतः विज्ञापन संदेश में वे सभी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए जिन्हें विज्ञापन के पाठकों और श्रोताओं तक पहुंचाना होता है। साथ ही विज्ञापन संदेश में उन तथ्यों का भी समावेश होना चाहिए जिनके आधार पर संभावित ग्राहक को उत्पादन का क्रय करने हेतु आग्रह किया जाता है। इसमें विज्ञापन से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली बातों का भी समावेश रहना चाहिए। हम अब निम्न शीर्षकों के अंतर्गत विज्ञापन संदेश की विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे। विज्ञापन संदेश में निम्न तत्वों का समावेश किया जाता है। संस्था तथा उत्पाद से संबंधित तथ्य या बातें। इसमें संस्था से संबंधित तत्व सम्मिलित होते हैं। दूसरा है संभावित ग्राहकों को उत्पाद के क्रय करने के लिए आग्रह या अनुरोध। तृतीय है कानूनी प्रावधान संबंधी तथ्य और चतुर्थ है अवरोध प्रबंध संबंधी तत्व। अब हम इसको बिंदुवार स्पष्ट करने के लिए लेते हैं। पहला है संस्था तथा उत्पाद संबंधी तथ्य। हर संस्था का एक इतिहास होता है, उसकी ख्याति होती है और उसके द्वारा निर्मित उत्पाद का भी एक विशिष्ट स्थान होता है। उसके विशिष्ट गुण होते हैं, उसकी छवि बनाई जाती है, उसकी उपयोगिता सिद्ध की जाती है, उपयोगिता सृजित की जाती है ताकि ग्राहक उससे आकर्षित होकर उसे खरीदें। तो इसमें एक तो संस्था का नाम या इतिहास, कुछ विशेष संस्थाएं जिन्होंने अपनी ख्याति बाज़ार में स्थापित कर ली है। यदि विज्ञापन संदेश में ऐसा कोई तत्व आता है तो उससे उत्पाद की ख्याति को और गुणवत्ता को बल मिलता है। तो संस्था का नाम और इतिहास का समावेश होना चाहिए। उत्पाद की ख्याति और छवि स्पष्ट होनी चाहिए, झलकनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। फिर है उत्पाद के लक्ष्य, उसकी गुणवत्ता, उपयोगिता आदि स्पष्ट होना चाहिए। तो उत्पाद का टारगेट क्या है, उत्पाद की खुद की गुणवत्ता क्या है, उसके गुण क्या हैं और उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। यह जब विज्ञापन संदेश में आता है तो लक्षित समूह को उत्पाद क्रय करने का निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। फिर उन आवश्यकताओं का वर्णन किया जाना जिन्हें उत्पाद के उपभोग से संतुष्ट किया जा सकता है।
कोई ग्राहक, कोई व्यक्ति किसी विशेष उत्पाद को क्यों खरीदे। कभी कभी पता नहीं होता कि किस आवश्यकता की संतुष्टि यह उत्पाद कर सकता है। जैसे कोरोना काल में अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उनको प्रयोग करने का तरीका सिखाना, ये भी एक उनका सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। इस तरह से विभिन्न प्रकार के ऐप और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई भी उत्पाद किस विशेष आवश्यकता की संतुष्टि कर सकता है और उसका उपयोग कैसे हो सकता है। तो इसके लिए उत्पाद के विशिष्ट गुण और उससे होने वाले लाभ, इनका भी समावेश उत्पाद के संदेश में होना चाहिए। उत्पाद की विश्वसनीयता और उसके वैज्ञानिक या तकनीकी सबूत, ये कैसे विश्वास किया जाए कि उत्पाद वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरा है। तो ऐसा कोई भी तत्व दर्शाना जिससे ग्राहकों को यह स्पष्ट हो जाए। और तत्पश्चात उत्पाद के उपयोग से संतुष्ट ग्राहकों का प्रमाण पत्र। यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ग्राहकों के समूह ने इस उत्पाद विशेष का उपभोग किया है और उन्हें इससे संतुष्टि प्राप्त हुई है, तो उनका साक्षात्कार या उनका इस तरह से कोई भी फीडबैक जो मिला हो और उसे दिया जा सकता है, तो यह ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट इसका चरण आता है संभावित ग्राहकों को उत्पाद क्रय करने के लिए आग्रह या अनुरोध करना। जो भी हमारे संभावित ग्राहक हो सकते हैं, हम उन्हें जानकारी देने के साथ साथ यह प्रयास करते हैं कि वे विशेष कारण से उस उत्पाद को खरीदें। तो इसे हम विज्ञापन अपील या अनुरोध या आग्रह संबंधी तथ्य के अंतर्गत रख सकते हैं। यह विवेक प्रदान हो सकता है, अर्थात लोगों को विवेकशील व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि जब हम उत्पाद के मूल्य, गुणवत्ता, उसके टिकाऊपन, उपयोग इत्यादि का जानकारी जब देते हैं तो निश्चित तौर से ग्राहकों को उसके बारे में जानकारी मिलती है और वो अपनी बुद्धि से निर्णय करके उस उत्पाद विशेष को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा तत्व इसमें आते हैं भावनाएं। कहीं कहीं कोई भावनात्मक तत्व जब संदेश में होता है तो उससे प्रेरित होकर के क्रेता उत्पाद को खरीदता है। जैसे कहीं न कहीं उत्पाद स्नेह को, प्रेम को या प्रतिष्ठा को या अन्य किसी संतुष्टि को दर्शाने वाला होता है। जैसे बच्चे के लिए माँ का प्यार। अब बच्चे की सुरक्षा से संबंधित यदि कोई वस्तु दी जाए और उसकी उपयोगिता माँ को सिद्ध हो जाए तो वह अपने बच्चे के लिए उस वस्तु को खरीदेगी। तो ये भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा होता है नैतिक आग्रह। विज्ञापन संदेश में ऐसी अपील होनी चाहिए, ऐसा आग्रह होना चाहिए कि जिससे लोगों की नैतिकता को बढ़ावा मिले, बल मिले। जैसे स्वच्छता संबंधी विज्ञापन में हम एक नैतिक आग्रह करते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी, नशा विरोधी, नशे का विरोध करने के लिए भी हम नैतिकता का सहारा लेते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे उत्पाद में विवेक प्रधान आग्रह है, भावना प्रधान आग्रह है अथवा नैतिक आग्रह है, और वह आग्रह ऐसा हो, इतना सशक्त हो कि वह उपभोक्ता को माल का क्रय करने के लिए प्रेरित करने में समर्थ हो। फिर हम लेते हैं कानूनी प्रावधान संबंधी तत्व या तथ्य। हम जब विज्ञापन संदेश प्रसारित या प्रचारित करते हैं या भेजते हैं तो उसमें कानूनी प्रावधानों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि तंबाकू से निर्मित कोई वस्तु अथवा विशेषतः अब जब सिगरेट का विज्ञापन किया जाए तो उसके संबंध में यह जरूरी है एक वैधानिक चेतावनी कि सिगरेट का उत्पादन
प्रयोग करना वैधानिक रूप से वर्जित है, यानी उसके संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो भी वैधानिक क्रिया है, वह उसमें संपन्न होनी चाहिए। और तत्पश्चात आता है अवरोध एवं शोर प्रबंधन संबंधी बातें। एक और तत्व है, कभी कभी यह स्पष्ट होता है कि हम जब विज्ञापन देंगे तो निश्चित तौर से उसके आसपास का परिवेश है, वातावरण है, या अन्य कोई चीज़ें हैं जिनसे शोर उत्पन्न होता है, और उस शोर के कारण ग्राहक या क्रेता अन्य मनस्क हो जाता है, उसका ध्यान बट जाता है, हट जाता है। तो विज्ञापन प्रति में और विज्ञापन संदेश इतना सशक्त और आकर्षक या उत्तेजक होगा कि वह उसके ध्यान को बांधे रखेगा, बंटने नहीं देगा। तो फिर हम विज्ञापन को अधिक प्रभावी कर सकते हैं। अतः विज्ञापन संदेश ऐसा हो जो शोर को सह सके और अवरोधों से पार पा सके। तो इसे हम सम्मिलित करते हैं अवरोध एवं शोर प्रबंधन संबंधी तथ्यों के अंतर्गत। आज का यह विचार विमर्श यहीं तक। कल नया शीर्षक देंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।